हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हमारी ये हिंदी क्लास चल रही है। इससे पहले हमने अ, हमारा हिंदी भाषा की लिपि और हिंदी भाषा और लिपि के कुछ प्रश्न किए थे। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे वर्णमाला, हमारी हिंदी वर्णमाला। और हिंदी वर्णमाला उसके बाद ही हमारा 3 दिन का ये टॉपिक रहेगा, जिसमें पहले दिन आज हम पढ़ेंगे स्वर, फिर उसके बाद पढ़ेंगे व्यंजन, फिर तीसरे दिन करेंगे प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस से हमारे क्वेश्चन ऑफ मतलब जो डाउट्स होते हैं ना, वो सारे कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्योंकि बाद में प्रैक्टिस कराने से अच्छा है कि चैप्टर के साथ ही प्रैक्टिस शुरू कर दी जाए। तो ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, वर्ड क्या होता है? वर्णमाला। देखो, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और वर्ण क्या होते हैं? देखो, हिंदी भाषा की वह छोटी छोटी ध्वनि जिसके अधिक टुकड़े न किए जा सकें। ठीक है, अधिक टुकड़े न किए जाते हैं। जैसे अ या क मान लो। ठीक है, अब इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो ये क्या हो गया? एक वर्ण हो गया है। ठीक है, क्या हो गया? वर्ण हो गया। ख ख यथ ख। अब ख है, ये वर्ण ही तो, इसके टुकड़े थोड़ा ना हो सकते। तो जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं हो सके वो क्या होते हैं? वर्ण कहते हैं। ठीक है, और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब आते हैं आगे। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी बताइए? 44। में तुम्हें बता दूं, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी? 44 होगी। और जो हमारी देवनागरी लिपि है उसमें वर्णों की संख्या कितनी बताइए? आपको 52 बताती है। ठीक है, 52 हिंदी वर्णमाला में। और आपके सॉरी, देवनागरी लिपि है जो, उसमें 52 वर्णों की संख्या है, और हिंदी वर्णमाला में 44 है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलो आगे देखते हैं। अब आगे क्या बोलते हैं? वर्णों को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है स्वर, और स्वरों की संख्या कितनी है? 11। व्यंजनों की कितनी हो गई? 33 है। आई बात समझ में? कितनी हो गई? 33। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या बोल रहे हैं? स्थिति में स्वर। अब पहले पढ़ेंगे स्वर को, फिर आगे पढ़ेंगे व्यंजन को। पहले हम स्वर पढ़ते हैं। ठीक है, स्वर क्या होते हैं? देखो, स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? वर्ण। जिनको बोलने में किसी अन्य स्वर की कोई सहायता नहीं होती, वो होते हैं स्वर। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, स्वर समझ में? वे वर्ण जिन लिखते रहा करो। मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज बताऊं ना, तो उसे प्लीज रिक्वेस्ट है, अपने जैसे मैं बोल रहा हूँ उस हिसाब से नोट्स जरूर बनाना। ये नहीं है कि मैंने जो पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से। क्या होता है कि पढ़ाने में 2-4 चीजें एक्स्ट्रा भी बोली जाती हैं, तो उन एक्स्ट्रा चीजों को आप नोट करते रहा करो, जिससे कि आप अच्छी नोट्स बना सकेंगे। जब आप एग्जाम, नोट्स पता है क्यों जरूरी होते हैं? जब आप एग्जाम देते हैं ना, तो जब एग्जाम टाइम आता है ना, उस टाइम पे आप कोई क्लास ना लें। तो मेरे हिसाब से ये अपना नोट्स जो बनाते हैं उन्हें 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 दिन में अपना रिवाइज कर लो, पूरी हिंदी आपकी क्लियर। तो नोट्स बेहद बेहद जरूरी है। तो साथ ही साथ आप नोट्स भी बनाएं, जिससे कि आपका जो कोर्स है वो आपको लगेगा कहाँ कहाँ कौन सा कंप्लीट हो गया, क्या क्या रह गया, वो सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, वर्ण, अब हमने वर्ण पढ़ लिया। वर्णों के प्रकार पढ़ लिए। 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, अब पहले स्वर बताया हमने। स्वर में हमारा क्या हो गया? क्या है स्वर? क्या है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ठीक है, स्वतंत्र रूप से किया जाता है, तथा इनका इन वर्णों के सहायता के लिए कोई अन्य वर्ण नहीं होते। मतलब ये स्वतंत्र वर्ण होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या मैंने कितनी बताई थी? इनकी संख्या तुम्हें 11 बताई थी, कि जो स्वर है उनकी संख्या कितनी है? 11। ठीक है, और जबकि मात्राएं, देखो इस बात को ध्यान रखना, आगे मैं बताऊंगा। वो है मात्राएं 10 होती हैं। मात्राएं कितनी होंगी? 10, और स्वर होंगे 11, और मात्राएं होंगी आपकी कितनी? 10। ठीक है, यहां तो समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। स्वर स्थिति के आधार पर, स्वरों को 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों। किसके आधार पर? स्थिति के आधार पर। अब वो स्थिति कौन कौन सी है उसे देखते हैं। स्वरों को स्थिति के आधार पर 5 भागों में। ठीक है, पहली स्थिति क्या है? उच्चारण स्थिति के आधार पर। दूसरी है ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, तो कौन सी? ओष्ठाकृति। तीसरी है जिह्वा की, जो हमारी जीभ होती है उसकी क्रियाशीलता के आधार पर। और चौथा होता है मुखावृत्ति, मुख की जो आवृत्ति है उसके आधार पर, और एक नासिका के आधार पर। ठीक है, 5 भागों में बांटा गया है स्वरों को स्थिति के अनुसार। अब कौन कौन से 5 देख लिए? कौन कौन से? अब देखो, इनके एक एक से पढ़ेंगे, तो उसके हिसाब से हम आगे आगे पढ़ते रहेंगे। पहला है आपका स्थिति के आधार पर। कौन सा? स्थिति के आधार पर। ठीक है, स्थिति के आधार। पहला है, देखो इसमें कौन कौन से है?
इसमें एक होता है लघु स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर। ठीक है, पहला मतलब स्थिति के आधार पर बांटा गया, एक तो लघु स्वर में, एक दीर्घ स्वर में। ठीक है, लघु और दीर्घ स्वर में। अब देखो लघु स्वर पढ़ते हैं। लघु स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। मतलब जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, ठीक है, तो पहले तो बोलने में कम समय लगता है और इन पे सिर्फ एक मात्रा का यूज होता है, दो मात्राओं का यूज नहीं होता। तो वो होते हैं हमारे कौन से? लघु स्वर। और ये कौन कौन से हैं? अ, आ, उ और रे, मतलब चार होते हैं। कितने लघु स्वर पूछे तो कितने होते हैं? चार होते हैं, अ, ई, उ और रे, री। ठीक है, और इनको क्या क्या बोलते हैं? देखो इन जो लघु स्वर होते हैं इनको आप मूल स्वर बोलेंगे, ह्रस्व स्वर बोलेंगे और एक मात्रक स्वर बोलेंगे। एक मात्रक स्वर बोलेंगे। लघु स्वर, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर और एक मात्रक स्वर, ये एक ही होते हैं। अब आते हैं आपके व्यंजन, सॉरी दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में लघु स्वरों की तुलना में अधिक समय लगता है, अर्थात दो मात्राओं का समय लगता है। अब समझ में आई कि लघु स्वर क्या होते हैं? जिनमें एक मात्राओं का समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनमें दो मात्राओं का समय लगता है। लघु स्वर क्या होते हैं? जिनमें उच्चारण में कम समय लगता है। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जिनको उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। ठीक है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ। देखो कैसे। अब ये तो आपको समझ में आ गए कि इतने तो हमें पता है कि बड़े स्वर हो गए, लेकिन जो ए, ओ और बड़ा ओ, ठीक है, ये जो चार स्वर है ये कैसे हुए? देखो अ और ई से मिलके ए बनता है, तो दो स्वर मिलके ए बना रहे हैं। ऐसे ही अ और छोटी या बड़ी ए मिलके बड़ी ए बना रहे हैं। इन्हें जो ये दीर्घ स्वर है, इस बात को ध्यान रखना, इन्हें संधि स्वर भी बोलते हैं। कौन से? संधि स्वर। ध्यान रखना, संधि स्वर भी बोलते हैं। पूछ लेना कभी कि संधि स्वर कौन कौन से हैं, तो जो हमारे दीर्घ स्वर है ना, वही हमारे क्या होते हैं? संधि स्वर होते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है, अब इन स्वरों को और बोलते हैं, देखो इन्हें यौगिक स्वर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, यौगिक स्वर क्यों? दो स्वर मिलके तीसरा एक बड़ा स्वर बना रहे हैं, तीसरा स्वर बना रहे हैं, यौगिक स्वर इस वजह से हुए। गुरु स्वर यानी कि बड़े यानी दीर्घ, तो इन्हें क्या क्या बोलते हैं? संधि स्वर, संधि। ठीक है, यौगिक स्वर और आपका कौन सा? आपका गुरु स्वर। ठीक है, गुरु मतलब बड़ा। तो यहां पे समझ भाई किसके हिसाब से? हमारे उच्चारण स्थिति के हिसाब से हमने दो भागों में बांटे, एक था लघु स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर। दोनों हमने अच्छे समझे। आप प्लीज, रिक्वेस्ट है, आप प्लीज इनको ना नोट करते रहा करो। जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, जैसे मैं दो चीज बताई, इसमें लिख नहीं रहा था कि संधि स्वर किसे बोलते हैं, यौगिक स्वर किसे बोलते हैं, लघु स्वर किसे बोलते हैं। तो ये सारी चीजें ना आपको ये मतलब एडवांस होती हैं, जो नोट से अलग पढ़ाई जाती हैं। तो नोट साथ ही साथ बनाओ, वो बढ़िया है। मैं पीडीएफ डाल दूं, कोई फायदा नहीं, आप पढ़ोगे नहीं, लिखोगे। जो आप हाथ से नोट्स बनाओगे वो आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर हैं, बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगे आगे के लिए। आगे के एग्जाम आपकी अपनी भाषा होगी उसमें। ठीक है, तो चलो हमने पढ़ लिया। अब दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति है ओष्ठाकृति के आधार पर। किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। ठीक है, अब पहली है कौन सी? वृत्ताकार स्थिति, मतलब वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर किसपे? ओष्ठाकृति, होठों की, ओष्ठ मतलब होठों की आकृति के आधार पर। ठीक है, चलो पहला है इसमें वृत्ताकार स्वर। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ या ओष्ठ, ठीक है, होठ या ओष्ठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं। वृत्त के समान गोल हो जाते हैं, जैसे ऊ, बड़ा ऊ, ओ, बड़ा ऊ। ठीक है, इन्हें आप उच्चारित करके देखिए। जैसे कि ऊ, तो तुम्हारे होठ हैं, करके देखो ऊ। ऊ मतलब आपके जो होठों की स्थिति है वो गोल हो रही है, वृत्त के समान हो रही है। बड़ा ओ देखो, ओ तब भी हो रही है ना। तो ये हो गए किससे? वृत्ताकार स्वर। ठीक है, अब होते हैं दूसरे अवृत्ताकार। ओष्ठाकृति के आधार पर दूसरा है अवृत्ताकार। वे स्वर जिनके उच्चारण में होठ वृत्त के समान गोल न होकर फैले होते हैं, मतलब गोल नहीं होते, वो फैले होते हैं। ठीक है, जैसे अ, ठीक है, दूसरा आ, तीसरा ई, चौथा होगा बड़ी ई, ए। तो तुम देखा हो जो होठों की आकृति वो गोल ना होके चपटी हो रही है। तो ये कौन से? अवृत्ताकार स्वर। किसके हिसाब से? किसके आधार पर? ओष्ठाकृति के आधार पर। स्वरों का हम मतलब वो कर रहे हैं हम
प्रकार के स्थिति के हिसाब से हम जो हमारे स्वर है उनको स्थिति के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। इसमें अब होता है जीवा के आधार पर, जीवा के आधार पर, ठीक है। जीवा के आधार पर देखो, जीवा के आधार पर स्वरों की स्थिति, ठीक है। देखो पहले अग्रस्वर, अग्रस्वर यानी कि वे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में जो हमारे जीवा है यानी जीव है उसके अग्रभाग यानी आगे के भाग से उच्चारित होने वाले स्वर अग्रस्वर कहलाते हैं, ठीक है। तो अग्रस्वर में जैसे पहले अग्रस्वर ई, अब तुम उच्चारित करके देखा करो, उसमें क्या प्रैक्टिकल जरूरी होता है, उच्चारित करोगे उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आप, रिक्वेस्ट है कि आप अपना उच्चारण सही से साफ साफ करें, जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में। तो अग्रस्वर जैसे ई, बड़ी ई, रे रे, ए। अब तुम इन्हें उच्चारित करो तो तुम्हें खुद में लगने लगेगा कि जो हम बोल रहे हैं वो हमारी जो जिह्वा है, जिह्वा के आगे अगले भाग से, आगे के भाग से हम सब जो है अपने वर्ण को या स्वर को उच्चारित कर रहे हैं, ठीक है। अब होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर, मध्य स्वर अ, वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा की यानी जीभ के मध्य भाग से होता है, जिनका उच्चारण जीभ के या जिह्वा के मध्य भाग से होता है उन्हें बोलते हैं हम मध्य स्वर, ठीक है। समझ में आया। अब एक होता है इसमें पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर अ, उ, ओ और अ, बड़ो, ठीक है। अब देखो पश्च स्वर क्या होता है, वे स्वर जिनका उच्चारण, वे स्वर जिनका उच्चारण जिह्वा के यानी जीभ के पश्च भाग यानी पीछे के भाग से होता है। पश्च मतलब सबसे जो हमारे मुख में जो जीवा है ना, वो जीवा के पश्च यानी कि लास्ट भाग से होता है। जैसे अब पढ़ो अ यानी जीवा के पश्च भाग से हो रहा है। ऊ तुम देखा बिल्कुल कंठ से ऊपर निकल रहा है, कंठ से ऊपर के जो जीवा का भाग है वहां से उच्चारित हो रहा है। समझ में आया। तो तीन भागों में बांटा जीवा के अंदर, अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ये हमने बड़े अच्छे समझाया भाई। इसे नोट जरूर बनाना साथ साथ, ठीक है। बड़ी मेहनत करते हैं हम एक क्लास बनाने में, तो अपने नोट्स जरूर बनाना और अपने जितने भी यार दोस्त हैं उनको सबको बोलो यूपी पुलिस का बैच शुरू हो गया है डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे, जो कि सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं। आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, जब तक आपका एग्जाम होगा 3 बार मैं कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और साथ ही प्रैक्टिस, मैं कह रहा हूँ साथ में प्रैक्टिस भी चलेगी। अब जैसे हमारा ये वर्णमाला का जो चैप्टर है ना, वो जैसे हमारा कंप्लीट होगा ना, तो हम इसके 150 क्वेश्चन, कम से कम 100 क्वेश्चन हम मिनिमम इसके करेंगे वर्णमाला के, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको समझने में कि हमने चैप्टर पढ़ाया, प्रैक्टिस कराई, वहां आपने कंपेरिजन किया कि सर ने चैप्टर कराया, उसमें से अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ रहे हैं या तो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन तो नहीं आ रहे, या फिर ऐसा नहीं हो कि सर पढ़ा रहे हैं कहीं और क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं, और जो भी क्वेश्चन होंगे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन होंगे जो कि आए हुए होंगे। तो आपसे अनुरोध है अपने दोस्तों को हमारे चैनल पर जोड़ो, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, और जो भी हमारे बच्चे हैं, जो प्यारे बच्चे हैं वो देख रहे हैं, प्लीज भाई सब्सक्राइब जरूर करें। छोटा चैनल है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी सामने वाले टीचर में टैलेंट कम है, क्या पता वो कहीं ऑफलाइन पढ़ा रहा हो, आज उसने अपना प्लेटफॉर्म खड़ा किया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा नहीं है छोटा चैनल है तो हर कोई बना लेता है, पढ़ाने के लिए बड़े गट्स होते हैं। तो रिक्वेस्ट आपसे लोगों से कि अपने दोस्त मित्र यार जो भी हैं सबको जोड़ें। आपका रेगुलर क्लास चलेंगी, रेगुलर पर डे क्लास चलेंगे, रेगुलर क्लास चलेंगे। तो रिक्वेस्ट आपसे आप लोग जुड़ें और अपने यार दोस्त हैं उन सबको जोड़ें। तो ठीक है, अब आगे शुरू करते हैं। अब होता है जो हमारी चौथी स्थिति होती है मुखावृत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? मुखावृत्ति के आधार पर। मुखावृत्ति के आधार पर देखो ये चार भागों में बांटी जाती है मुखावृत्ति के आधार पर शब्द जो आपके स्वर हैं उनको। पहला अर्धविव्रत, दूसरा विव्रत, तीसरा होता है अर्धविव्रत सॉरी अर्धसंव्रत, और चौथा होता है आपका संव्रत। तो शुरू से पढ़ेंगे एक एक से। देखो अर्धविव्रत क्या होते हैं? अर्धविव्रत स्वर, ये बहुत पूछा जाता है और बहुत ही क्रिटिकल पूछा जाता है। लोगों पे आते नहीं ये चार। हर बता देगा, जिह्वा के आधार पर बता देगा, आपके होस्ट आकृति के आधार पर बता देगा, वो सब बता देगा। लेकिन मुखावृत्ति के आधार पर बड़ा ही क्रिटिकल होता है और हर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को हल नहीं कर रहा। किसी को पूछोगे ना कि आपको वर्णमाला में स्वर में कौन सी स्थिति की दिक्कत देते हो, ये बोलेंगे मुखावृत्ति के आधार पर। तो हमने बड़ा अच्छे से इसको नोट्स बनाए और उस हिसाब से हम आपको बताएंगे, बड़ा अच्छे समझ में आएगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, जो आपका मुख द्वार है वह आधा खुला होता है। कैसा? आधा। जैसे उच्चारित करते हैं, जैसे अपने मुखावृत्ति देखो, जो मुखावृत्ति आपकी वो उसकी जो स्थिति कैसी है, आधा खुल रहा है नहीं खुल रहा, जो आपका मुख है वो आधा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा। जैसे ए ओ अंग अंग अंग, ठीक है, यहां तो समझ भाई। तो
ये हो गया आपके अर्ध विवृत। अब आगे आते हैं विवृत। जब अर्ध विवृत में आपको पता है कि जो मुख द्वार है वो आधा खुल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि भाई विवृत है तो उसमें अर्ध यानी पूरा विवृत यानी पूरा मुख खुलेगा। समझ भाई। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार जो है आपका पूरा खुला होता है, पूरा खुला होता है, ठीक है, आधा नहीं पूरा। जैसे आ, जैसे आ का उच्चारण कीजिए आ, और अ का उच्चारण कीजिए अ। आई समझे। अर्ध विवृत में अ और विवृत में आ, तो आपको पता हो जो आपकी मुखावृत्ति है वो अ में कम खुल रही है, लेकिन विवृत में जो आ है उसमें आपकी जो मुखावृत्ति है वो पूरी खुल रही है। जो मुख की जो आवृत्ति जो आपका मुंह है वो मुख है वो आपका पूरा खुल रहा है, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा अर्ध समृत। अर्ध समृत क्या है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद होता है, आधा बंद रहता है। कैसे बंद रहता है देखो, जैसे ए ए ओ, आपने देखा होगा जो स्थिति है ना मुख की वो बंद होने की कगार पे है। अब अ में आपने देखा होगा मुख द्वार खुल रहा है और आ में पूरा खुल रहा है। और जो अर्ध समृत है उसमें देखो ए ओ, आपने देखा होगा ये चीज आपने देखी, मुख प्रॉपर बंद होने की कगार पे, लेकिन प्रॉपर बंद नहीं है और वो आधा आधा बंद है, आधा बंद है, ठीक है। जैसे ए और ओ आपने देखा होगा। अब होता है समृत। ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद सा रहता है, लगभग बंद सा रहता है। एक होता है आधा खुला हुआ, एक होता है आधा बंद, यानी कि खुले से, जैसे आधे से थोड़ा ज्यादा खुला हुआ और आधे से थोड़ा कम बंद हुआ, मतलब आधा बंद है थोड़ा सा कम बंद, ठीक है। आई समझ। यानी कि समृत और विवृत में एक चीज समझना कि मुखद्वार का आधा बंद रहना, मतलब बंद एक तो पूरा बंद होता है, एक होता है बंद से थोड़ा ज्यादा, और एक होता है पूरा खुलाना, और एक होता है आधा खुलना, यानी बंद जो आपका खुला है उससे थोड़ा सा कम खुलना। ये समझिए भाई। आगे देखते हैं समृत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुखद्वार लगभग बंद रहता है, लगभग बंद रहता है, पूरा तो नहीं रहता लेकिन लगभग बंद रहता है, ठीक है। जैसे ई ऊ ऊ, आपने देखा जैसे ओस्टाक्षर, तो उसमें आपको एक बस इतना स्पेस रहता है कि बंद होने के आधार पर, लेकिन पूरा बंद नहीं होता, तो वो होते हैं आपके समृत स्वर, ठीक है। अब आते हैं आपके नासिका के आधार पर आपके जो स्वर हैं, नासिका के आधार पर आपके स्वरों की स्थिति। एक होते हैं अनुनासिक और एक होते हैं निरनुनासिक, यानी एक वे स्वर जिनको उच्चारित करने में नाक और मुख दोनों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें बोलते हैं अनुनासिक, ठीक है। नासिका का प्रयोग या नाक का प्रयोग होता है, उन्हें बोलते हैं अनुनासिक। और एक होते हैं निरनुनासिक, जिनमें सिर्फ मुख का प्रयोग होता है, ना के नाक का, ठीक है। यहां तक समझ भाई। अब देखते हैं, पहले पढ़ते हैं निरनुनासिक। निरनुनासिक क्या होते हैं, ठीक है। निरनुनासिक वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका यानी कि नाक का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात सिर्फ मुख से या मुख द्वार से उच्चारित होने वाले स्वर होते हैं इसमें, जो सिर्फ मुंह से बोला, जिसमें नाक का कोई प्रयोग नहीं आता, तो वो होते हैं आपके निरनुनासिक। आप पढ़िए अ आ ई ई उ ए ओ, यानी कि आपको दिख रहा है इसमें कोई नाक का प्रयोग नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके निरनुनासिक, जिसमें सिर्फ मुख का प्रयोग होता है। अब देखते हैं अनुनासिक या सानुनासिक, ठीक है। वे स्वर जिनके उच्चारण में नासिका का प्रयोग होता है, यानी कि मुख और नाक दोनों का प्रयोग होता है। और ये वे स्वर होते हैं जिनके ऊपर चंद्रबिंदी होती है, वो कौन से होते हैं? अनुनासिक। जैसे अ आ ई उ ए, आपको देखा होगा चंद्रबिंदी के साथ जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे नाक का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। नाक से स्वर आते हैं, नाक और मुख का मिक्स स्वर आता है। तो यहाँ तो समझे, ये हो गया आपके अनुनासिक और सानुनासिक, तो ठीक है। तो यहाँ तक हमने स्थिति के हिसाब से पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं। अब आते हैं व्यंजन। तो व्यंजनों को हम पढ़ेंगे कल, लेकिन इससे पहले आप स्वर हैं, इन स्वरों को आप अच्छे से नोट्स बनाना। और भाई सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्त मित्र हैं इनको आप जोड़ें हमारे चैनल से, जिससे हम और अच्छे फैकल्टी लाएं और टीचर अच्छे लाएं, ठीक है। आप रिस्पॉन्स देंगे तो हम और अच्छे लाएंगे। और मैं ये बोल रहा हूँ, जो पढ़ेगा बच्चा वो ले जाएगा भाई सिलेक्शन, क्योंकि 52,000 वैकेंसी बहुत होती है। 52,000 वैकेंसी इतनी होती है भाई कि मैं ये बता रहा हूँ कि हर बच्चा, मैं ये बोल रहा हूँ हर परिवार से एक बच्चा लगेगा। तो आप उस परिवार के वो बच्चे बने जो कि 52,000 में होना है, ठीक है। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि बड़े चैनल होते हैं, मानते हैं कि बड़े चैनल हैं, बड़ी बड़ी फैकल्टीज होती हैं,
पर कभी फैकल्टी जो होती है ना, वो इस टाइम पे ना पैसा ढूंढने के अलावा कुछ नहीं है। आपको पढ़ा देंगे, पर ये ऐसा मतलब नहीं है। जो चीजें आती है ना वो नहीं देखते, उन्हें पता है कि हमें पैसा छापना है, बच्चे हमारे ऊपर पागल हैं, तो उस चीज का वो गलत यूज कर रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं ये बोलूंगा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं हर टीचर की नहीं बोल रहा कि हर टीचर ऐसा है, पर मैं ये बोल रहा हूँ अधिकांश टीचरों ने एक अलग ही जो फ्री की चीज है ना एजुकेशन, वो आज की डेट में धंधा बना रखा है। ठीक है, तो हमें धंधा नहीं बनाना है ना। मैं बोलूंगा आप कहीं पे पैसे जमा करो या कोई कोर्स लो, मैं बता रहा हूँ मैं आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा के दूंगा, चाहे मुझे कितने भी टीचर लगाने पड़े, चाहे मुझे को अपने घर से पैसा लगाना पड़े। पर मैं आपसे ये बोलूंगा कि आप लोग जुड़े और अपने दोस्तों को जोड़े। तो दोस्तों आज हमने इसके साथ साथ हमने अपना स्वर जो टॉपिक है इसमें वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कल हम पढ़ेंगे अपना व्यंजन, और व्यंजन को हम कल कंप्लीट करेंगे। फिर उसके साथ आगे हम अपना जो है जो स्वर और व्यंजन है इसको जो वर्णमाला उसकी पूरी प्रैक्टिस करेंगे, चाहे हम प्रैक्टिस में लगे 2 दिन चाहे 4 दिन का टॉपिक हो, लेकिन हम प्रैक्टिस साथ ही साथ करेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो आगे के लिए। कि जब एक बार हमें पता चल जाएगा ना, जब आप क्वेश्चन लगाएंगे साथ ही साथ हमारे, तो आपको ये लगेगा हाँ हम सर ने कुछ पढ़ाया जो कि हमारे इन क्वेश्चनों को हल कराने में बड़ा मदद दे रहा है। तो ठीक है दोस्तों, आज हम क्लास को यहीं पे विराम देंगे, कल फिर मिलते हैं इसी जुनून और जोश के साथ। दोस्तों चलो, सबसे नमस्ते।